तो चलिए अगले उद्योग के बारे में बात करते हैं। अगला उद्योग जो है दोस्तों हमारा है फार्मास्यूटिकल उद्योग। फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है मुख्य रूप से दवाओं और दवाओं को बनाने में प्रयोग में आने वाली चीज़ों का जो उद्योग है उसको हम फार्मास्यूटिकल उद्योग कहते हैं। और भारत के संदर्भ में फार्मास्यूटिकल उद्योग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो है भारत का जो हमारा निर्यात के मामले में जो है उद्योग है तीसरे स्थान पर आता है। तो देखिए भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। और फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है जेनरिक दवाओं, बल्क ड्रग्स, ओवर द काउंटर दवाओं, टीको, बायोसिमिलर, बायोलॉजिक्स और इनको शामिल करते हुए एक विविध उत्पाद का क्या है पोर्टफोलियो, इन सबको मिलाकर जो है क्या कहा जाता है फार्मास्यूटिकल उद्योग कहा जाता है। और वित्त वर्ष 2023 में फार्मास्यूटिकल औषधीय और वनस्पति उत्पाद का कुल उत्पादन जो है स्थिर कीमतों पर कितना रहा है भाई 4.56 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है, जिसमें 1.76 लाख रुपए मूल्य वर्धित था। मतलब हमने इतना ग्रोस वैल्यू एडिशन किया है पिछले साल के मुकाबले। और वित्त वर्ष 2024 में फार्मास्यूटिकल का कुल वार्षिक कारोबार जो था 4.17 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है कितना बड़ा है 10.1% की दर से कारोबार बढ़ा है हमारा। और बात करें हम कुल कारोबार में निर्यात का हिस्सा जो है हमारा कितना है 50%। मतलब जितना भी हम फार्मास्यूटिकल उत्पादन कर रहे हैं उसका 50% भाग तो है जो सीधा सीधा कहां पर जा रहा है निर्यात में जा रहा है, जिसका मूल्य वित्त वर्ष में कितना रहा है 2.19 लाख करोड़ रुपए का रहा है। मतलब हमारा 50% जो फार्मास्यूटिकल का हमने निर्यात किया है उसका मूल्य जो रहा 2.19 लाख करोड़ रुपए मूल्य का हमने निर्यात किया है। और फार्मास्यूटिकल का कुल आयात जो है ये लगभग रहा है हमारे 58,440.4 करोड़ रुपए का, ये हमने इसका क्या किया है आयात किया है। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की मजबूती प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि PLI योजना, फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करना, जिसका मुख्य ये जो है SPI योजना। और PLI योजना का जो लक्ष्य है वो है की स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, की स्टार्टिंग मटेरियल की कोई सा भी जो शुरुआती उद्योग की स्थापना में शुरुआती जो वस्तुएं होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सरकार द्वारा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा ड्रग इंटरमीडिएट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है और आयात निर्भरता को क्या करना है कम करना है। SPI देश भर में मौजूदा फार्मा समूह और MSME को उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता तथा संधारणीयता में सुधार करने के लिए समर्थन की मांग को क्या करता है पूरा करता है। और इसके अलावा हम बात करें चिकित्सीय उपकरणों के मामले में, तो चिकित्सीय उपकरणों के मामले में भी जो है भारत का जो है उद्योग बहुत अच्छे पोजीशन पर है। और भारत चिकित्सा उपकरण उद्योग का जो है लगभग 15% CAGR, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग के साथ क्या कर रहा है तेजी से विकास कर रहा है। और वर्तमान में भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का अनुमानित 1.5% हिस्सा रखता है। और एशिया के भीतर जो है भारत जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद जो है चौथे स्थान पर आता है चिकित्सा उपकरण के मामले में। ठीक है, तो चिकित्सा उपकरण के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर आ रहा है चौथे स्थान पर आ रहा है। तो इस तरह से देखो हमने पढ़ा कि सीमेंट उद्योग में जो है भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग में भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे। फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो है हम कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। और चिकित्सा उपकरण के मामले में जो है हम कौन से स्थान पर है चौथे स्थान पर है। बाजार में कौन से स्थान पर है चौथे स्थान पर है। और वैश्विक स्तर पर भारत के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरणों में से एक रूप से मान्यता प्राप्त है। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने उल्लेख किया है कि शीर्ष 5 दवा उत्पादकों में USA ने Q3 2024 का जो Q3 था इसमें 4.7% की तिमाही दर से मजबूत विकास के साथ आगे बढ़ा है। भारत जो है इस साल थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ में रहा है, इतनी ग्रोथ नहीं किया है पहली तिमाही में। ठीक है, और अमेरिका के बाद जापान ने जो है 1.4% से वृद्धि की है, जबकि चीन ने 0.9%। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में जो है -1.2 की और भारत में भी -1.2 की, स्विट्जरलैंड में 2.1 की है और भारत में 1.2% की मामूली सी क्या देखी गई है गिरावट देखी गई है। इसके अलावा हम बात करें हमारे अगले उद्योग के बारे में, IPR। ठीक है, IPR इसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बौद्धिक संपदा अधिकार। देखो बौद्धिक संपदा जो हमारे देश के लोगों के पास है
तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उन्नत अनुसंधान और विकास की आकांक्षाओं के बीच बढ़ते नवाचार। तो इसमें जो है भारत सशक्त बौद्धिक संपदा तंत्र है भारत में, और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर 10 शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है भाई? छठे स्थान पर है, 10 में से छठे स्थान पर है। और पेटेंट आवेदन मुख्य रूप से जो है किसमें किए जा रहे हैं भारत में? तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, बायोमेडिकल और संचार के क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा जो है भारत में पेटेंट जो है दाखिल हो रहे हैं। और राष्ट्रीय IPR नीति 2016 में, ठीक है, तो राष्ट्रीय IPR नीति 2016 में काफी सारे संशोधन किए गए, जिसके कारण जो है देश में ये IPR के तहत जो है ज्यादा अब पेटेंट आवेदन होने लग गए हैं, कि इसके बाद से जो है पेटेंट डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन ने आवेदन प्रक्रियाओं को क्या किया है? सुव्यवस्थित किया है और अनुपालना की जटिलताओं को कम किया है। पेटेंट संशोधन नियम 2024 ने पेटेंट प्रक्रिया दाखिल करने और अनुरक्षण को और सरल क्या कर दिया है? बना दिया है। इस कारण से जो है भारत जो है इस सूची में भी छठे स्थान पर आ गया है। और नेक्स्ट बात करें हम नीतियों की, औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक नीति क्या है दोस्तों? तो औद्योगिक नीति जो है सरकार की रणनीतिक योजना है और अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और औद्योगिक वृद्धि की और विकास को बढ़ावा देने की योजना है। और इसमें निवेश, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां, विनियमन और पहल बनाना शामिल है। और भारत की पहली जो IPR नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR, तो पहली जो IPR नीति आई दोस्तों, तो ये पहली IPR नीति आई 1948 में, जो आजाद होने के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की पहली IPR नीति थी। दूसरी IPR नीति जो है ये आई 1956 में। तीसरी IPR नीति जो है ये आई हमारे पास 1977 में। और इसके बाद जो है 1991 में नई आर्थिक नीति आई हमारे पास, जिसे हम LPG के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो नई आर्थिक नीति या नए आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं, नई आर्थिक नीति वगैरह के बारे में। तो 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, तो देश के औद्योगिक विकास और वृद्धि की नींव इसके प्रथम और औद्योगिक नीति वक्तव्य के द्वारा रखी गई। नीति का मुख्य लक्ष्य एक ठोस औद्योगिक आधार बनाना था। इसने अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र और पूरी तरह से क्या कर दिया? आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। तो ये 1948 का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें 1956 की औद्योगिक नीति। तो 1956 की औद्योगिक नीति जो आई, तो इसने क्या किया? औद्योगिक क्षेत्र में समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया। तो यहां पर क्या किया इन्होंने? सारे उद्योग जो भी थे लगभग जो है सरकार के नियंत्रण में प्रारंभ किए, और सरकार का उनके ऊपर आधिपत्य हुआ करता था, और यह सरकार द्वारा उद्योगों को सक्रिय विकास और नियंत्रण के साथ किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आई 1977 की औद्योगिक नीति, और इस नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था, साथ ही निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में सरकार का प्रभाव या भागीदारी को कम करना था। नेक्स्ट इसके बाद आया 1991 की नई औद्योगिक नीति, और 1991 की औद्योगिक नीति उदारीकरण और वैश्वीकरण की एक और बदलाव का प्रतीक थी, और इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करने ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में जो है विनियमन और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यातोन्मुखी उद्योगों और बुनियादी ढांचे को विकास के लिए प्रोत्साहित करना रखा गया था। इसके पश्चात हम बात करें 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। 2011 की जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति थी, तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो था भारत के विनिर्माण उद्योग को विस्तार और प्रोत्साहित करना था। यह नीति रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बनाई गई थी मुख्य रूप से, और इसमें निवेश का माहौल बेहतर बनाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी जो तकनीक थी उसका उन्नत उपयोग को बढ़ावा देना, तथा भारत में औद्योगिक बुनियाद ढांचे को विकास और उपाय शामिल थे, ठीक है। भारत में औद्योगिक नीति आमतौर पर बदलाव आया है, जिसमें निजी क्षेत्र की क्या हुई है? भागीदारी बढ़ी है, और उदारीकरण के तहत राज्य नियंत्रण अलग अलग जोर दिया गया है। ये प्रमुख प्रयास किए गए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि उद्योग क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किन योजनाओं का संचालन किया गया है, या कौन सी योजनाओं का संचालन किया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है, और ये योजना मुख्य रूप से कोविड के दौरान जो है मोदी जी के द्वारा घोषित की गई थी। और
इस योजना के तहत जो है सामाजिक लाभ देने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के जो भारी नुकसान हुआ है उसकी बहाली के साथ साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये मोदी जी के द्वारा कोविड के दौरान जिनकी नौकरियां छूट गई तो उनको विशेष पैकेज दिया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि भाई इसके लिए इस क्षेत्र के लिए इतने पैसे हैं, ओवरऑल इसमें जो है सभी योजनाओं को शामिल करके पैसा दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, और ये योजना भी जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में जो है नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1/4/2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन की शुरू की गई और 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को जो है योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानी 31 मार्च 2022 तक क्या मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा हम बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, और मनरेगा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो नरेगा से शुरुआत हुई, तो नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, क्या नाम है इसका, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, तो नरेगा इसको शॉर्ट में नाम दिया गया, और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से जो है आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा पूरे देश भर के 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी ये योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार में से एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए उसे न्यूनतम मजदूरी भी दी जाएगी। तो इस योजना के तहत जो है गरीबी और दूर करने के लिए योजना चालू की गई थी, और 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम जो है मनरेगा कर दिया गया। तो ये जो है ये योजना सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हम बात करें आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, उद्योग से कम रिलेटेड है लेकिन इसमें काफी सारी पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना चालू की गई, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जून 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से इस मिशन का उद्देश्य कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना था तथा ग्रामीण गरीब को स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में सक्षम बढ़ाना था। इसके अलावा हम बात करें PM स्वनिधि योजना, और ये आवास मंत्रालय और आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना के तहत जो शहरों में ठेला लगाने वाले हैं या रोड पर जो है अपनी जो है थोड़ी सी थड़ी लगाकर जो है व्यापार करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो इन लोगों के लिए जो है अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो है सरकार के द्वारा 10,000 रुपए का जो है लोन दिया जाएगा कि वो अपने जो है कोई सा भी उद्योग प्रारंभ कर सके, और इसके लिए उन्हें लोन की गारंटी के रूप में कुछ जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं है। तो PM स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती लोन देने वाली जो है एक केंद्रीय माइक्रो क्रेडिट योजना है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा लोन देने वाली योजना है। इस योजना का मकसद सड़क पर सामान बेचने वाले लोगों को औपचारिक बनाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है, और इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन जो है बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली योजना के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस योजना के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म जो है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी
है, ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। और इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत जो है, इस योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को की गई। और इस योजना के तहत जो छोटे व्यवसायी हैं या उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो है ऋण प्रदान करने की योजना है। और इसमें 3 प्रकार के ऋण, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण नाम से जो है ऋण की योजना है, जिसके तहत जो है शिशु में 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण, और तरुण में जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध किया जाता है, जिसके ऊपर बहुत निम्न ब्याज दर से जो है ऋण वसूल किया जाता है। अभी साल 2024 के बजट में जो है इसमें एक और नई जो है कैटेगरी जोड़ी गई, जिसका नाम रखा गया तरुण प्लस, और इसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन जो है व्यवसायियों को या उद्यमियों को अपना बिजनेस चालू करने के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा जो है अगली योजना की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल और विकास उद्यमिता के द्वारा चलाई जाती है। और मुख्य रूप से जो है लोगों को, देश के युवाओं को जो है कोई ना कोई स्किल सिखाकर, कौशल सिखाकर जो है उन्हें तैयार किया जाता है, ताकि वो अपना कोई खुद का नया बिजनेस शुरू कर सके या अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके अलावा भारत में उद्योगों को मंजूरी या उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए जो है पीएम गति शक्ति योजना जो है चालू की गई। पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है क्या किया गया कि इसमें जो है वर्तमान में जो 21 मंत्रालय और विभाग जो शामिल हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से जो है आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए जो है 13 अक्टूबर 2021 को जो है ये योजना लागू की गई, लॉन्च की गई थी, सॉरी। और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसको 21 अक्टूबर 2021 को क्या दिया, मास्टर प्लान को क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की। और पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 इंजनों के द्वारा संचालित है, अर्थात रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना इसमें क्या की गई है, शामिल की गई है। और इसके अंतर्गत और जो मुख्य कार्य जो किए जाएंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत आने वाले समय में जो है क्या किया जाएगा, तो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर का जो है इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा। रेलवे व्यापार में ज्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग की जाएगी। वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जो 25,000 के एकड़ के क्षेत्र में फैली होंगी। और सरकार का जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य है। और देश भर में कुल 48 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। सरकार पूरे देश में कुल 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करेगी और हेल्थ केयर को मजबूत बनाएगी। 90 टेक्सटाइल क्लस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। पीएम मित्रा योजना इसके तहत चल भी रही है हमारे यहाँ पर। 5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट और हेलीपैड और वाटर एयरडोम बनाए जाएंगे, जिससे कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जाने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये था हमारा औद्योगिक क्षेत्र और इससे रिलेटेड योगदान। अगले हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। भारत का जो है कितना योगदान है, 54.7 जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 2023-24 में जो योगदान रहा सेवा क्षेत्र का, ये रहा हमारे 54.7% का योगदान जो है सेवा क्षेत्र के द्वारा किया गया। और राजस्थान में ये लगभग 45% रहा। ठीक है, राजस्थान में कितना रहा, 45%। और बात करें हम सेवा क्षेत्र के बारे में, तो सेवा क्षेत्र में जो है वित्त वर्ष 2024 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 54.7 बताया मैंने, तो 55% है लगभग का योगदान देने वाला ये क्षेत्र नीतिगत सुधारों। क्यों इतना बड़ा है 1991 के पश्चात, तो नीतिगत सुधार किए गए, बेहतर आधारभूत संरचना हमारे देश में उपलब्ध है और लॉजिस्टिक्स के कारण ये इतना फल फूल रहा है।
और इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान, ई कॉमर्स और मनोरंजन प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न डिजिटल सेवाओं को तेजी से एक साथ लेकर चलने के कारण ये जो है इतना योगदान करने में क्या हुआ है, सक्षम हुआ है। और सेवा क्षेत्र ने विकास को लगातार गति प्रदान की है, जहां इसके जो सकल वर्धित मूल्य था जीवीए में क्या हुई है, उल्लेखित वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2024 में इस क्षेत्र में जो है कितनी वृद्धि हुई है भाई, 7.6% की वृद्धि हुई है। जबकि जीएसटी जो हमारा कलेक्शन था टैक्स का, ये भी कितना हो गया, 241.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 से 11.7% की वृद्धि को दर्शाता है। और हम बात करें कोविड महामारी के दौरान जो हमारी सेवा निर्यात हैं, सेवा निर्यातों में क्या हुआ है, गति स्थिर बनी हुई है, बढ़े तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं बढ़े फिर भी। लेकिन वर्ष 2024 में भारत का जो कुल सेवा निर्यात है, कुल सेवा निर्यात में जो योगदान है वो 44% का रहा। और इसके अलावा भारत सेवा निर्यात के मामले में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूरोपियन संघों के देशों को हम एक साथ मिला दें तो भारत का जो है विश्व सेवा निर्यात में जो स्थान है वो लगभग पांचवां स्थान है। और अगर हम आयात की बात करें, सेवा आयात की, तो सेवा आयात में भारत का जो है विश्व में 9वां स्थान है। और सेवा निर्यात में मैंने बताया कि पूरे विश्व में जो है 4.4% की भागीदारी जो है भारत के द्वारा रखी जाती है। फॉरेन ट्रेड का जब अपन ने टॉपिक किया था तब हमने साथ में कर लिया था। और देखें हम कहां कहां पर हमारे यहां पर गुंजाइश है कि हम कहां पर सेवा क्षेत्र को सुधार सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र की जो संभावना है, तो सबसे पहले हम बात करें पर्यटन क्षेत्र की, तो पर्यटन क्षेत्र जो है काफी एक मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा है सेवा क्षेत्र में। और पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में भारत में रोजगार में लगभग 13% का योगदान दिया है और रोजगार सृजन के एक प्रमुख संभावित स्रोत के रूप में सामने आया है। और ये क्षेत्र आतिथ्य, यात्रा और सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन के दायरे में लेते हुए टूर गाइड, ट्रेवल एजेंट और स्थानीय कारोबारों के लिए विविध भूमिकाएं प्रदान करता है, जहां वो निम्न, मध्यम और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। और इन भूमिकाओं में मजबूत और अंतर्व्यक्तिक प्रबंध और संबंधित अनुभवनात्मक क्षमताओं का पर आधार निर्भर करती है, और जो सेवा की गुणवत्ता और आगंतुक संतुष्टि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कि अगर हमारे यहाँ पर हॉस्पिटलिटी अच्छी होगी तो पर्यटन और ज्यादा बढ़ेगा, पर्यटन को और बूम मिलेगा। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि अगर किसी को इको टूरिज्म का आनंद लेना है तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, कांजीरंगा नेशनल पार्क में जा सकता है। किसी को जो है इसके अलावा सांस्कृतिक पर्यटन करना है तो वो वाराणसी में भी जा सकता है। धार्मिक पर्यटन के लिए भी वाराणसी काफी फेमस है, मथुरा वृंदावन फेमस है। केरल में बैक वाटर आधारित पर्यटन की बात माने, स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो गोवा में और हिमाचल प्रदेश में ही काफी मिल जाते हैं। फोर्ट्स देखने हैं तो राजस्थान में काफी सारे जो फोर्ट्स हैं। तो ये प्रमुख संभावनाएं जो है प्रकट करते हैं कि पर्यटन क्षेत्र यहां पर इन क्षेत्रों में काफी और वृद्धि कर सकता है जितना वर्तमान में है। नेक्स्ट बात करें हम विमानन क्षेत्र, तो विमानन क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपार संभावनाएं मौजूद है और बृहद पर्यटन परियोजनाओं और बढ़ी हुई क्षमता से प्रेरित है। और भारत जो है जेंडर इक्वलिटी के मामले में भी जो है विमानन क्षेत्र में आगे है। पूरे विश्व में जो है लगभग जो है भारतीय महिला पायलटों की संख्या 15% है, जबकि औसत जो है लगभग कितना है, 5% है। विश्व में अगर दूसरे देशों में बात करें तो महिला पायलटों की संख्या बहुत कम है, जबकि भारत में ये बहुत अच्छी है। इस उद्योग के विस्तार के साथ जो है बढ़ते बेड़े, जितने ज्यादा हमारे पास पायलट्स बढ़ेंगे और जितने विमान बढ़ेंगे तो उनके लिए अधिक संख्या में चालक दल, सदस्य, ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट अटेंडेंट की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जिससे कि इस क्षेत्र में भविष्य के लिए प्रशिक्षण भर्ती में निरंतर निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, तो घर पर बैठे बैठे ही अपनी वस्तु को किसी को बेचना या किसी से वस्तु खरीदना ऑनलाइन आधार पर, यही ई कॉमर्स कहलाता है। और ये अभी काफी फलने फूलने वाला क्षेत्र है। पिछले 5 से 7 सालों में इसने अपने व्यापार में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। और हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के 10% से अधिक और कार्यबल के 8% का प्रतिनिधित्व करने वाले रिटेल सेक्टर में डिजिटल क्रांति के कारण हो रहा है, जहां पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म छोटे खुदरा व्यापारियों को जुड़ने का तरीका बदल रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, मुझे कोई भी चीज मंगवानी है घर पर बैठे तो मुझे फ्लिपकार्ट में मंगवा सकता हूं, अमेजन से मंगवा सकता हूं, मिंत्रा से कपड़े मंगवा सकता हूं, मीशो है, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं अपने घर पर बैठे मंगा सकता हूं। इवन खाने पीने की चीजें हुई तो मैं जोमेटो और स्विगी से मंगवा सकता हूं। घर का सामान है तो
ब्लिंकिट और जो है अभी ज़ेप्टो बहुत तरह की जो है वेबसाइट चल रही है जो मुझे ई कॉमर्स के माध्यम से घर पर बैठे सुविधाएं प्रदान कर रही है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर जो है छोटे व्यापारी विक्रेता जो है बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार कर सकते हैं, दक्षता बढ़ा सकते हैं और लॉजिस्टिक ग्राहक और सेवा जैसे अन्य अवसर क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों तो वित्तीय तकनीकी सेवाएं जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हमारे देश में, उनकी बात कर लेते हैं। तो वित्तीय और व्यावसायिक तकनीक सेवा क्षेत्र उच्च कौशल रोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां नवाचार और स्टार्टअप के लिए वृहत अवसर मौजूद हैं। पिछले दशक में डिजिटलीकरण, तकनीकी प्रगति और समर्थनकारी सरकारों में पहल के कारण व्यावसायिक सेवा में रोजगार में लगभग 2 गुना हो गया है। और हालांकि एआई भारत की सेवा निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकता है। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत में अभी इतना इसकी तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं की है और ये वैसे भी जो है मानव क्षमताओं को, मानव की कार्य क्षमताओं को कम करने का जो है एक सीधा सा साधन है। तो रोजगार की कमी तो होगी, लेकिन जो लोग एआई के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए अपार संभावना है उनके काम में और वेतन में भी वृद्धि होने का। और इसके अलावा लेकिन यह जो है साइबर सुरक्षा, डेटा निजता, उन्नत विश्लेषण में नए कौशल की मांग भी क्या करेगा, पैदा करेगा। तो सेवा क्षेत्र में ये प्रमुख चीजें हैं। तो इस टॉपिक से आए हुए जो है विभिन्न प्रश्नों के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें तीनों कृषि, उद्योग और सेवा से रिलेटेड जो प्रश्न बोर्ड्स में अपने आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत में कृषिगत वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन कीमत एमएसपी, ठीक है, प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है एमएसपी का? तो एमएसपी का सिंपल सा उद्देश्य है, देखो, एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों को कीमत गिरने से रोकना जो है इसका प्रमुख कार्य है। तो भारत में कृषिगत वस्तुओं पर एमएसपी का मुख्य उद्देश्य एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना है। नेक्स्ट बात करें हम, अगला क्वेश्चन टॉप से रिलेटेड है और बात करें तो निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो यह योजना जो थी 2018 में शुरू की गई थी, बजट 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी, बिल्कुल की गई थी। योजना बाद में टॉप का मतलब टमाटो और ऑनियन और पटेटो, टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी जो है सब्जियों को शामिल किया गया जिसमें 41 जल्दी खराब होने वाली फसलें शामिल की गई थी, बिल्कुल की गई थी। और वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में 41 जल्दी खराब होने वाली फसलों को कवर किया जा रहा है। तो बिल्कुल किया जा रहा है। तो आंसर जो है इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें पूरे के पूरे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले की हम बात करें, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र जो है कौन सा है? तो देखो, उत्पादन से जुड़ी हुई, तो पर्यटन सेवा से जुड़ा हुआ है, सेवा क्षेत्र भी सेवा से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन यहां पर जो है निर्माण किया जाता है, जबकि उत्पादन जो है किससे किया जाता है? विनिर्माण। तो आंसर यहां पर क्या होगा? विनिर्माण जो है उत्पादन से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बात करें, भारत का वस्त्र उद्योग प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को प्रदान करता है। तो मैंने बताया कि भारत में कृषि के पश्चात सबसे ज्यादा अगर डायरेक्ट कोई क्षेत्र है जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है तो वो वस्त्र उद्योग है। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ हमें कि कितने लोग कितनी जनता जो है इससे क्या करती है, रोजगार प्राप्त करती है। तो इसको हम सही नहीं मान सकते हैं कि ये जो है कथन सही है और ज्यादा ही है 4.5 करोड़ से। और वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो भाई सभी राज्यों में अभी नहीं दी है, 7 राज्यों में जो है इसकी स्थापना की मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है। 7 राज्यों में अभी पीएम मित्र पार्क खोले जाने हैं। तो कथन ये भी सही नहीं है। तो आंसर जो है इसका न तो ए आएगा न ही बी आएगा। तो अभी जो है केवल 7 राज्यों में इसकी मंजूरी दी है, हो सकता है भविष्य में इसके जो है सभी राज्यों में क्या मिल जाए, अनुमति मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यहां पर जो है ये पोर्टल जो है उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है एमएसएमई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? ठीक है, तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में 3रे स्थान पर है, बिल्कुल 3रे स्थान पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति का 30% हिस्सेदारी के साथ जेनरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो यह कथन सही नहीं है यहां पर। तो हमारा जो है केवल कथन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें
निम्न में से कौन से बजट में घोषणा की गई कि जो है एमएसपी जो है किसान की लागत का जो है 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो एमएसपी को किसान की लागत का जो है उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है 2018-19 होगा। और नेक्स्ट हम बात करें सेवा क्षेत्र का, वैसे ही कथन इसको ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक है और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला कथन, ये कथन सही है। ठीक है, और अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ऑयल पाम मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। तो बिल्कुल किया गया, तो राइट आंसर दोनों ही है, तो दोनों ही सही है यहां पर हमारे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यदि वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयात से अधिक है, तो ये पुराना वाला चैप्टर का क्वेश्चन है अपना, फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, विदेश व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयात से अधिक है तो चालू खाता आवश्यक रूप से आधिक्य में होगा। ये अवश्य नहीं है कि आयात अधिक है वस्तुओं का और निर्यात कम है, या निर्यात अधिक है आयात कम है तो चालू खाता घाटा जो है, या चालू खाता हमेशा आधिक्य में रहेगा। जरूर नहीं है, अगर सेवा के उसमें घाटा हो रहा है तो यहां पर चालू जो है खाता भी घाटा हो सकता है, तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, व्यापार शेष वस्तुओं के निर्यात और आयात को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। व्यापार शेष चालू खाते का भाग है, बिल्कुल सही है। चालू खाता भुगतान संतुलन का भाग है, ये भी सही है। तो ये वाला कथन जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रश्न जो है, ये भी आयात निर्यात का है, तो ये प्रमुख प्रश्न जो है अभी तक हमारे इन उद्योग, कृषि और सेवा से पूछे गए थे। तो आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।